हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, अगर आप अपने एमएचआई एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारी लाइव क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे न्यू लाइव चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि जैसे ही मेरी मैराथन क्लास या रिवीजन क्लास आएगी तो उसका लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसा कि आप अभी सेकेंड ईयर में हो तो इम्पॉर्टेंट है कि आप गेस्ट पेपर्स या नोट्स कोई ऐसा मटेरियल परचेज कर लो। अगर आपके फर्स्ट ईयर के अंदर मार्क्स कम आए थे तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि कम से कम आपके 60-70 तो मार्क्स आए ही हर एक पेपर के अंदर। ठीक है, क्योंकि आप मास्टर्स करते हो तो मार्क्स अच्छे आना इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो फिर वो वेस्ट हो जाएगी आपकी डिग्री। तो आप गेस्ट पेपर्स की हेल्प ले सकते हो, हमारे नोट्स की हेल्प ले सकते हो। अभी एग्जाम में टाइम है, अगर आप एक दिन में 2 या 3 घंटे भी पढ़ोगे तो भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। बाकी आपकी जो भी क्वायरीज होती हैं वो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारी क्वायरीज के आंसर करूं। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले की 3 क्वेश्चंस मैं पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ। सो क्वेश्चन जो है वो है कि आपको पीजेंट जो मूवमेंट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पीजेंट्स मूवमेंट का क्या रोल रहा है। पीजेंट मूवमेंट क्या होते हैं, जो हमारे किसान आंदोलन होते हैं। तो peasant movement refers to collective protest and struggles of farmers against exploitation, high tax, oppressive landlord एंड colonial policies। तो यहाँ पे हमें 4 कारण बताए गए हैं और कहा गया है कि इन 4 कारणों की वजह से ही जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे थे। पहला, जो फार्मर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हाई टैक्स उनको देना पड़ता है, ऑपरेसिव उनके लैंडलॉर्ड्स हैं, और कॉलोनियल की जो पॉलिसीज हैं वो तो पहले ही उनका ऑपरेशन करने के लिए बनाई गई थी। तो किसान आंदोलन उन सामूहिक विरोधों और संघर्षों को कहते हैं जो किसानों द्वारा शोषण, अत्यधिक कर, दमनकारी जमींदारी और औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ किए गए हैं। तो इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल दीज मूवमेंट बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मास नेशनलिज्म। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ये आंदोलन जन राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। सो अंडर द ब्रिटिश रूल जो इंडिया के पीजेंट्स हैं उन पे काफी टैक्स लगाया जाता था, लैंडलॉर्ड्स उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे और उन्हें फ्रीक्वेंट फेमाइंस का सामना करना पड़ता था। फेमाइंस क्या होती है, जब अकाल पड़ जाता है। जब अकाल पड़ता है, जमींदार शोषण करते हैं, भारी कर देना पड़ता है, तो बहुत ही परेशानियां सामने आ जाती हैं, ग्रामीण लोगों में असंतोष फैल जाता है। ठीक है, और जो है ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट रेजिस्टेंट मूवमेंट की फिर शुरुआत होती है। तो अब हम बात करेंगे उनके रोल की कि किसानों ने किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल देश की आज़ादी में प्ले किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए जो सिस्टम था, रेवेन्यू सिस्टम, जिससे कि वो हमसे कर वसूला करते थे, किसानों ने डायरेक्टली उस रेवेन्यू सिस्टम को चैलेंज किया और उन्होंने हाई टैक्स और फोर्स्ड कल्टीवेशन पॉलिसीज के खिलाफ भी विरोध किया। फोर्स्ड कल्टीवेशन पॉलिसीज वो होती हैं जो अंग्रेज उनसे जबरदस्ती जो चीजें उगवाते थे वो उन्हें उगानी पड़ती थी, और देश के अंदर चेतना का प्रसार करने में तो किसानों के जो आंदोलन थे उनकी वजह से गांव गांव तक लोगों में राष्ट्रवादी जो विचार हैं वो फैले। दे बिगिन टू सी द ब्रिटिश रूल एज द मेन कॉज ऑफ देयर सफरिंग। और यहाँ पे अब किसानों को रियलाइज होने लग गया था कि जो भी समस्याओं का सामना इन किसानों को करना पड़ रहा है उसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो ब्रिटिश रूल है। सो दे स्टार्टेड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट्स लाइक नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी की लीडरशिप में जो है ये चीजें इन नेशनल मूवमेंट्स की क्या होती है, शुरुआत होती है। और जो मेजर पीजेंट मूवमेंट हम देखते हैं उसमें सबसे पहले आपका आता है इंडिगो रिवॉल्ट, जो स्टार्ट हुआ था इन बंगाल एंड इट वॉज अगेंस्ट द फोर्स इंडिगो कल्टीवेशन। तो क्योंकि जो अंग्रेज थे वो जबरदस्ती किसानों से नील उगवाया करते थे, इसकी वजह से ये विद्रोह हुआ था। फिर आपका चंपारण सत्याग्रह वाला विद्रोह है जिसमें किसानों के जो मुद्दे हैं उसको राष्ट्रीय नीति से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो महात्मा गांधी ने इस जो सिस्टम था उसके खिलाफ ही सत्याग्रह किया था। फिर आपका तेभागा आंदोलन है जिसमें किसानों को अपनी उपज का 2/3 हिस्सा देना पड़ता था
जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियां होती थी और क्लास बेस्ड जो स्ट्रगल था लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ उन्होंने यहाँ पे शुरू किया था। इसके अलावा बारडोली सत्याग्रह तो पीजेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द अनजस्ट टैक्स हाइक, जो सरकार ने जबरदस्ती अन्यायपूर्ण करों में वृद्धि कर दी थी, ये उसके खिलाफ था। इसने ग्रामीण भारत में गांधीवादी नेतृत्व को मजबूत किया। तो रूरल और नेशनल पॉलिटिक्स के बीच में एक लिंक है। कैसे कि जो लोगों के लोकल मुद्दे थे ना, वो इन किसानों ने फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जोड़ दिए थे। तो किसान आंदोलन ने स्थानीय समस्याओं को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को शहरी अभिजात वर्ग से आगे ग्रामीण जनता तक फैलाया। लगातार ग्रामीण असंतोष ने ब्रिटिश प्रशासन पर फिर दबाव बढ़ा दिया था। तो क्योंकि वो जो मुद्दे हैं भारतीय राष्ट्रवाद के, वो ग्रामीण जनता तक फैल चुके थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब जो है आपकी औपनिवेशिक जो सत्ता है वो कमजोर हो जाएगी। सो इट एक्सपोज द वीकनेस ऑफ कॉलोनियल कंट्रोल इन रूरल इंडिया। तो पूरा जो कॉलोनियल कंट्रोल है वो रूरल इंडिया में हम क्या देखते हैं, वीक हो जाता है। At the final conclusion, we can say that the peasant movement played a crucial role in Indian freedom struggle. इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में पीजेंट्स मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा, लोगों को मोबिलाइज करने में, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को चैलेंज करने में और लोगों में नेशनलिस्ट सबकॉन्शियसनेस को जगाने में। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को एक जन आंदोलन में अब बदल दिया। पीजेंट्स के जो स्ट्रगल्स हैं उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को ट्रू कैरेक्टर्स तक पहुंचाया, मतलब कि एक जन स्वरूप प्रदान किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ वुमेन इन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया। तो भारत में जो मूवमेंट्स हुए उसमें महिलाओं की भी क्या कोई भूमिका थी? यस, वी कैन से दैट द रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट women was very important in the revolutionary movement because they all were participating in the protest, in secret organizations and in armed struggles also अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो जो महिलाएं हैं वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर रही थी। दे वर नॉट जस्ट द सपोर्टर बट दे वर एक्टिव फाइटर्स, दे वर ऑर्गेनाइजर्स एंड दे वर द इंस्पिरेशन फॉर अदर्स ऑल्सो। तो वे केवल समर्थक नहीं थी बल्कि सक्रिय सेनानी, संगठक और प्रेरणा की स्रोत भी थी। तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन। देन वी विल हैव टू गिव सम काइंड ऑफ बैकग्राउंड। सो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली इन द 19th एंड 20th सेंचुरी, जो इंडिया है वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ उसने जो रेजिस्टेंस है वो शुरू कर दिया था। विरोध की जो है शुरुआत 19वीं और 20वीं शताब्दी में हो चुकी थी। सो इनिशियल डेज में हम देखते थे कि जो वुमेन्स है उनका रोल काफी लिमिटेड होता था, बट इन लेटर टाइम वो डीपली इन सारे मूवमेंट्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि वो डायरेक्टली रिवॉल्यूशनरी एक्शंस लेती हैं, आर्म स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करती हैं, अटैक्स में, सीक्रेट मिशंस में हेल्प करती हैं। जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स थे उनको सपोर्ट करती थी बाय प्रोवाइडिंग देम शेल्टर, फूड एंड मनी एंड सेफ कम्युनिकेशन भी उनके बीच में संपर्क का एक वो बनती थी। उनके घर अक्सर सुरक्षित ठिकानों के रूप में यूज किए जाते थे। दे एक्टिवली टुक पार्ट इन द प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बॉयकॉट्स में वो आती थी। तो जो भी मतलब नेशनलिस्ट आइडियाज हैं लोगों के अंदर उन्होंने फैलाने में हेल्प किया। कुछ जो वुमेन्स हैं वो लीडर बन जाती हैं एंड सिंबल ऑफ करेज बन जाती हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल में। उन्होंने दूसरे लोगों को इंस्पायर किया ताकि वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को जो है उनको ज्वाइन करें। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने काम किया, मैसेजेस को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में, ताकि जो ब्रिटिश के सर्वेलेंस है, निगरानी से वो बच सकें। और उन्होंने अपनी एजुकेशन और सोशल वर्क का यूज करके लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जगाने का भी काम किया। फैमिलीज एंड कम्युनिटीज का सपोर्ट उन्होंने गेन किया। अब जो उनकी भूमिका की विशेषता है उसमें हम देखते हैं कि हमें भारी मात्रा में उनमें करेज और सेक्रीफाइसेस देखने के लिए मिलते हैं। मल्टीपल रोल्स उन्होंने प्ले किया है, घर में भी और बाहर भी, और लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाने का भी महिलाओं ने काम किया। सो दे वर नॉट जस्ट स्पेक्टेटर्स, वो केवल देख नहीं थी, वो केवल दर्शक नहीं थी, बल्कि दे वर द स्ट्रेंथ and spirit of India's national movement. They played a vital role and a courageous role in India's revolutionary movement. They contributed both directly और indirectly. तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से जो महिलाएं हैं उन्होंने इसके अंदर भागीदारी की है और यह सिद्ध किया है कि स्वतंत्रता आंदोलन वास्तव में समाज के सभी वर्गों का आंदोलन था। पहले हमने किसानों के बारे में बात की और अब हमने महिलाओं के बारे में बात की। नाउ अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसकी जो शुरुआत हुई थी, ऐसे कौन कौन से उसके ऑब्जेक्टिव थे और कितना उसका एक्सटेंड था। सो द मूवमेंट वाज अ मास
civil disobedience movement that was launched by the Indian National Congress under the leadership of महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की लीडरशिप में 1942 में इसकी शुरुआत होती है। एंड वाई इट वॉज स्टार्टेड, सो द मेजर रीजन यही था, बिकॉज वी वॉन्ट टू एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक जन आंदोलन था, जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। एंड इट वाज आल्सो नोन एज द अगस्त मूवमेंट एंड इज रिमेंबर्ड फॉर द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो के लिए ये जाना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने इंडिया को इन्वॉल्व किया विदाउट कंसल्टिंग द लीडर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के लीडर्स से बिना पूछे भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। 1942 में क्रिस्प मिशन जो है वो फेल हो जाता है और इंडिया के जो लीडर्स हैं वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि जो चीजें उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। और यहाँ से शुरुआत होती है जब वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की अब मांग करेंगे। एज अ रिजल्ट द कांग्रेस पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एट बॉम्बे ऑन 8th of August 1942। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट वर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या क्या उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य हम सभी जानते हैं, ब्रिटिश रूल को खत्म करने का, ब्रिटिशर्स को कंपेल करना, ठीक है, उनको बाध्य कर देना कि वो भारत को छोड़कर जाएं। कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए इस बार। पहले हम क्या करते थे कि थोड़ी थोड़ी स्वायत्ता उनसे ले लेते थे और शांत बैठ जाते थे, बस दिस टाइम वी डिमांडेड पूर्ण स्वराज। कांग्रेस जो है वो चाहती थी कि जो इंडिया है वो खुद को डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत हम अपने आप को चलाएं, और जनता को संगठित किया। इस मूवमेंट ने अलग अलग रीजन एंड क्लासेस एंड कम्युनिटीज के लोगों को बुलाया और साम्राज्यवाद का विरोध किया। ये कुछ 5 जो है उद्देश्य रहे हैं। पहला, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत करना। दूसरा, पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करना, देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करके जनता को संगठित करना, और जो ब्रिटिशर्स का साम्राज्य यहाँ पे फैला हुआ है उसको रेजिस्ट करेंगे और अपने देश के इंटरेस्ट की बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका विस्तार पूरा देश व्यापी था, ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये फैल चुका था। स्टूडेंट्स इसके अंदर भारी मात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, वर्कर्स और पीजेंट्स और वुमेन्स भी इसके अंदर हिस्सा ले रही थी। फीमेल्स लाइक द अरुणा, असफ अली, उषा मेहता, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल था। कुछ भूमिगत गतिविधियां जो हम देखते हैं, तो जो हमारे प्रमुख नेता हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद भूमिगत संगठनों ने गुप्त बैठकें की, ठीक है, कुछ प्रकाशनों के माध्यम से रिवॉल्ट को जारी रखा था। बलिया, सतारा, तामलुक जैसे क्षेत्रों में सामंतर सरकारों की स्थापना हुई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स क्या दिया, फिर इसका जबरदस्ती लोगों को अरेस्ट किया, सेंसरशिप लगाई, फोर्स का यूज किया लोगों के खिलाफ। तो वाई वी आर स्टडिंग इट टुडे, तो अब बात करेंगे इसके सिग्निफिकेंस की, कि ये आंदोलन आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसने राष्ट्रवाद को सुदृढ़ किया था, इसने लोगों को इंस्पायर किया पूरी कंट्री में टू फाइट फॉर फ्रीडम, जन समर्थन का प्रदर्शन किया, ब्रिटिश सत्ता को कमजोर किया और स्वतंत्रता का जो मार्ग है वो इसने प्रशस्त किया। आगे 1947 की इंडिपेंडेंस में एक ये मेजर स्टेप बन के आया। ओके, एट द फाइनल जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, इट वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मास मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्ट्रगल। तो इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सप्रेस कर दिया था, बट हम क्या देखते हैं कि ये अपनी जो भी चीजें हैं उनको पाने में सक्षम रहा था। सो द क्विट इंडिया मूवमेंट ट्रांसफॉर्म द डिमांड फॉर फ्रीडम, ट्रांसफॉर्म कर दिया था आजादी की डिमांड को एक अनस्टॉपेबल नेशनल मिशन की तरह, एक ऐसा अभियान जो अजेय है वो यहाँ पे उन्होंने बना दिया था। सो गाइज, जो भी मतलब मेरे YouTube पे मैं पढ़ाती हूँ, अगर आपको ये वाले PDF भी चाहिए तो उसके लिए भी आपको WhatsApp पे गेस्ट पेपर को ही परचेज करना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको जो YT के PDF होते हैं, YouTube PDFs, वो भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये हमारा नंबर है, आप इसको सेव कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर आपको किसी भी नोट्स या गेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए, और लाइव क्लासेस के लिए आप स्कॉलरली माइंड्स का जो लाइव चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसे ही मेरी कोई भी लाइव क्लास आएगी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी।